हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर इग्नू MBA हेल्प। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की प्यार मोहब्बत से चल रहा है। और जैसा कि अब हमारे जून 2026 के एग्जाम्स आने वाले हैं, तो अगेन मैं स्टार्ट करने वाला हूँ 4th सेमेस्टर ऑनवर्ड्स ये वीडियो, और सभी के लिए मैं वीडियो लेके आता रहूँगा। चलिए फर्दर डिस्कस नहीं करते हैं और हम इस वीडियो कंटिन्यू करते हैं। बहुत मेहनत लगती है तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो अगेन पैटर्न हमारा सिमिलर रहेगा। अगर आप इस हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि हम टॉप 16 या टॉप 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 10 से 16 के बीच में हमारा नंबर रहता है, तो उसी में से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके जो फंसने वाले होते हैं उनके बारे में हम यहाँ डिस्कस करते हैं। देखिए, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट नहीं भी होगा, मैं सिर्फ आपको एसेंस दूंगा, लिखना आपको खुद है। मैं जैसा कि हर बार कहता हूं कि आप MBA जैसा कोर्स कर रहे हो तो इसका मतलब सिंपल है कि आप अपने आप लिखावट तो कर ही सकते हो, यानी लिख लिख के आप खुद करना है। आपने सिर्फ यहाँ पे समझना है, एसेंस समझना है, और उसके बाद आपने बना बना के कर देना है। इग्नू में उसी के नंबर मिलते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया, आप उससे रिलेटेड लिख देते हो तो आप पास हो जाते हो बड़े इजीली और अच्छे स्कोर कर लेते हो। तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारा MMPF 007 इक्विटी मार्केट्स, इससे रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। सो पहला क्वेश्चन जो बहुत बार आ चुका है वो है, व्हाट आर फाइनेंशियल मार्केट्स, डिस्क्राइब द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट्स इन द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एंड एक्सप्लेन इन डिटेल मनी मार्केट्स एंड कैपिटल मार्केट्स। दोस्तों, आपने ये क्वेश्चन पहले भी अटेम्प्ट किया हुआ है। कैपिटल मार्केट्स, मनी मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट के दो टाइप होते हैं, तो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इस सेमेस्टर में वो सब कुछ आने वाला है जो आपने पिछले 10th सेमेस्टर में पढ़ रखा है, तो सिर्फ आपने रिवीजन ही करना है और आपका भी पेपर निकल जाएगा। तो चलिए, फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होते हैं हमें पहले ये जानना है। फिर इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का क्लासिफिकेशन, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का डिटेल एक्सप्लेनेशन देना है हमको बेसिकली। तो फाइनेंशियल मार्केट्स को सिंपल भाषा में समझो, जैसे वीकली मंडी लगती है ना आपकी मार्केट, फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ सब्जी नहीं, पैसे खरीदे और बेचे जाते हैं। मतलब जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है, जो कि इन्वेस्टर, जैसे आपके पास सरप्लस मनी है तो आप क्या करते हो, बॉन्ड्स खरीदते हो, इक्विटी लेते हो, बैंकों में पैसा डालते हो, आप इन्वेस्टमेंट ही तो कर रहे हो ना एक तरह की, वही चीज है। और पैसा चाहिए किसको, अल्टीमेटली गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है, कंपनीज को पैसा चाहिए होता है आगे अपने फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स के लिए। तो उन दोनों को मिलवाने का काम कौन करता है, फाइनेंशियल मार्केट्स। तो फाइनेंशियल मार्केट्स कैसे हो सकती है, दो तरह की फाइनेंशियल मार्केट्स होती है, एक होती है मनी मार्केट और एक होती है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट वो मार्केट है जहां पे आपका पैसा 365 दिन से कम का रहता है। जब 1 साल से कम की इन्वेस्टमेंट होती है तो हम उसे मनी मार्केट को कहते हैं, और जहां हमारा पैसा 1 साल से ज्यादा ऊपर रहता है, 365 डेज, मोर देन 365 डेज, उसे हम बोलते हैं कैपिटल मार्केट। तो मनी मार्केट यानी शॉर्ट टर्म पैसों का अड्डा। मनी मार्केट वही जगह है जहां शॉर्ट टर्म पैसा यानी लेस देन 1 ईयर डील होती है। ये मार्केट ज्यादा एक्साइटिंग नहीं होती पर सेफ और स्टेबल होती है। इसका काम होता है शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मेंटेन करना, यानी आपको पता है कि भाई मेरे पास पैसा एक सरप्लस है, पर आने वाले समय में मुझे हाल में इस पैसे की जरूरत पड़ सकती है। आपकी बेटी की शादी है या फिर आपके बिजनेस को नीड रहती है आए दिन कैश फ्लो की, तो आप इस तरह की चीजों में पैसा लगाते हो। जैसे कि आपने देखा होगा 6 महीने की FD, कॉमर्शियल पेपर्स, आपका कमर्शियल पेपर्स, आपका एक होता है क्या नाम है, T बिल्स आपने सुने होंगे, ट्रेजरी बिल्स, ये सब उसके एग्जांपल्स हैं। तो जैसे मैंने बताया आपको, ट्रेजरी बिल्स गवर्नमेंट का वादा, पैसा सेफ है और भाई 5 से 7% का इसमें रिटर्न मिलता है, ट्रेजरी बिल्स में ज्यादा नहीं मिलता है। कमर्शियल पेपर्स कंपनी का शॉर्ट टर्म उधार देते हैं। कॉल मनी, बैंक्स के बीच में ओवरनाइट पैसा रखना, ये आपने देखा होगा 1D करके ऐसा होता है, मार्केट रेट, माइबर 1D रेट ऐसा करके चलता है ये। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, बैंक का FD का फास्ट वर्जन होता है ये। क्या हो गया, अब इसको रियल लाइफ एग्जांपल पे समझे। सोचो कंपनी के पास 10 दिन बाद आएगा पैसा, पर सैलरी आज देनी है, तो कंपनी बोलेगी मनी मार्केट जिंदाबाद। समझिए क्या करेगा, वो मनी मार्केट से पैसा उठा लेगा। कैपिटल मार्केट, लॉन्ग टर्म पैसा, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस। कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म पैसों के लिए होता है जहां एक साल से ज्यादा आप पैसा लगा के रखते हैं। यहाँ रिस्क भी ज्यादा है और रिटर्न का सपना भी बड़ा होता है। कैपिटल मार्केट 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वहां जहां पे IPO यानी इनिशियल प्राइस ऑफरिंग, तो जैसे कि आपने देखा होगा IPO आपके इक्विटी मार्केट में लगते हैं, EPO और FPO, फर्दर प्रोसेस ऑफरिंग्स। तो ये 2 तरीके होते हैं जहां पे प्राइमरी मार्केट में डील किया जाता है।
दूसरा तरीका है सेकेंडरी मार्केट, जहां पुराने शेयर्स में ट्रेड डील होती है, एनएसई और बीएसई पे। आपने देखा होगा कि कुछ जो आईपीओ में लिस्ट हो जाते हैं उसके बाद भी खरीद बेच चलती रहती है। जैसे कि आपने पास शेयर लिए, आपने कम पैसों में लिए, अब उनका प्राइस ज्यादा बढ़ गया तो आप बेच दोगे, पर कोई आदमी और चाहेगा वो उसकी होल्डिंग लेना, वो खरीद लेगा, फिर कल को और बढ़ेगा तो फिर वो बेच देगा, या घटेगा तो वो आपकी किस्मत, आपके फंडामेंटल्स, आपके डिसीजंस कि आप किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं, ब्लू चिप में लगा रहे हैं कि आप पेनी स्टॉक्स में लगा रहे हैं, दैट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आप कितना रिस्क लेते हैं। ज्यादा रिस्क ज्यादा रिटर्न के चांसेस, सिंपल सा लॉजिक है। रियल लाइफ एग्जांपल सोचे हुए तो स्टार्टअप बोलता है हम नेक्स्ट अमेजोन बनेंगे, इन्वेस्टर बोलता है ठीक है इक्विटी ले लेता हूं, भगवान भरोसे। बाकी ठीक बात है, कोई भी कंपनी आके कहती है, जैसे आपका कोई भी नया कंपनी होता है वो कहता है कि भाई मैं बहुत अमेजिंग मेरा बिजनेस मॉडल है, आपको अच्छा लगता है तो आप उसमें थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर देते हो। कल को अगर वो वाकई में कुछ अच्छा बन गया तो आपका इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, और नहीं बना तो आपका पैसा डूब जाएगा। यही होता है। अब क्वेश्चन सेकंड है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिस्क एपेटाइट एंड रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, एक्सप्लेन एनी 4 टेक्निक्स ऑफ रिस्क मेजरमेंट। तो रिस्क एपेटाइट यानी रिस्क की भूख, कितनी आप रिस्क डाइजेस्ट कर सकते हो, कितना आपको रिस्क लेना चाहिए, उस चीज के बारे में बात हो रही है। और रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। रिस्क एपेटाइट आपका रिस्क डाइजेशन पावर, कितना आप रिस्क झेल सकते हैं बिना बीपी को हाई करे। तो अंकल जी जैसे बोलते हैं कि भाई एफडी बेस्ट है, पर लौंडा 16 साल का है वो क्या बोल रहा है, क्रिप्टो में डाल दो यार पैसा, क्रिप्टो बहुत बढ़िया चीज है। हर किसी का अपना है, कोई गलत नहीं कोई सही नहीं। अंकल जी भी अपनी जगह ठीक है और वो यंग इन्वेस्टर भी अपनी जगह ठीक है। मतलब रिस्क एपेटाइट हर आदमी का अलग होता है, बिल्कुल मिर्ची जैसे, कोई ज्यादा तीखा खाता है कोई कम तीखा खाता है। रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का गोल्डन रूल, ज्यादा रिस्क लोगे ज्यादा रिटर्न के चांस है और ज्यादा टेंशन फ्री रहोगे, और एंजाइटी भी ज्यादा आएगी आपको, देखा जाए तो फ्री एंजाइटी मिलेगी। तो वही वाली बात है कि अगर आप ज्यादा रिस्क लोगे, यानी आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे आजकल के यंग इन्वेस्टर्स को मैंने देखा है कि वो क्रिप्टो में ना कॉइन्स भी ले लेते हैं, और अनलेस मतलब ऐसे से कॉइन्स है, मैं क्या बोलूं, फॉर एग्जांपल यूजलेस कॉइन, आपका ट्रम्प कॉइन, कोई फाट कॉइन, ऐसे ऐसे उल्टे सीधे कॉइन है। और हालांकि अच्छी कॉइन्स भी हैं, जैसे कि आपका बिटकॉइन है, आपका ये क्या नाम है, बिटकॉइन हो गया, सोलाने हो गया, ठीक है, रिपल हो गया, ये अच्छे कॉइन्स भी है। तो पर क्रिप्टो में आप किसी 60 साल के आदमी को बोलोगे इन्वेस्ट कर दो तो शायद वो ना करे, बट एक 18 साल के यंग इन्वेस्टर को बोलोगे वो जरूर इन्वेस्ट कर देगा, बिकॉज ही हैज दैट नॉलेज कि भाई ये भी आगे चल के फ्यूचर हो सकता है। तो उस तरीके की है, तो ठीक है। लो रिस्क इन्वेस्टमेंट आपको नींद देती है, हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट आपको मिडनाइट में एनएसई ऐप रिफ्रेश करवाता है। आप देखोगे, अक्सर देखोगे डेरिवेटिव्स में जो लोग पैसा लगाते थे, अभी जैसे ऑयल का प्राइस अप डाउन हो रहा है, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा पैसा बनाया है, बल्कि मैं कहूँगी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा पैसा डुबाया भी है। ये भी हो सकता है क्योंकि वो हर बार सोचते हैं कि हम इस मार्केट को प्रोडक्ट कर लेंगे, एंड देन वो उसके बाद लॉट ले लेते हैं क्रूड ऑयल का या फिर अपने गोल्ड का या सिल्वर का लॉट ले लेते हैं, और उसके बाद वो फंस जाते हैं। तो वो चीजें भी हैं। एग्जाम्पल के लिए सेविंग अकाउंट सुकून देता है, पेनी स्टॉक थ्रिल प्लस स्ट्रेस का कॉम्बो देता है। तो रिस्क मेजरमेंट टेक्निक्स कैसी हैं, 4 रिस्क मेजरमेंट टेक्निक होती है। स्टैंडर्ड डेविएशन टेक्निक, रिटर्न्स कितने ऊपर नीचे जाते हैं वो, आपने इसका फॉर्मूला अपना पिछली वाली बुक से ले लेना, इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं पढ़ा रहा क्योंकि फॉर्मुलेशन के बारे में, बट आपने ये पढ़ रखा है ऑलरेडी। बेटा वर्जन, जहां पे स्टॉक मार्केट का मूड स्विंग के साथ ऊपर नीचे करता है। वैल्यू एट रिस्क, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस का एस्टिमेट लगाना। सेंसिटिविटी एनालिसिस, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो क्या होगा, वही वाली बात है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, जैसे आज आपने देखा होगा कि आज गोल्ड का प्राइस ऑल ऑफ द सडन बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है आज की डेट में, क्योंकि 15% भारत ने इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। तो अब इस पे क्या है, इंटरेस्ट रेट बढ़ गए इम्पोर्ट पे, तो इसके क्या होगा, इसका इफेक्ट सीधा गोल्ड प्राइस पे चला गया। इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड का प्राइस उतना खास नहीं बढ़ा, बट आज हम सब ने देखा है कि जो कल 1,54,000 रुपए पे लाई कर रहा था गोल्ड, वो आज 1,60,000 पे चला गया सीधा। क्यों, क्योंकि इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ गई। अब लाइफ का एग्जांपल ले, बाइक चलाते वक्त हेलमेट लगाना इजिकल टू रिस्क मैनेजमेंट है, और बिना हेलमेट चलाना एक बीटा लाइफ है। तो क्वेश्चन थर्ड पढ़ते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इक्विटी एंड डेट कैपिटल, डिस्क्राइब द वेरियस इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर रेजिंग डेट एंड इक्विटी कैपिटल, डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सोर्सिंग कैपिटल
थ्रू डेट एंड इक्विटी। इक्विटी और डेट कैपिटल, इंस्ट्रूमेंट, एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ेंगे। देखो इक्विटी कैपिटल क्या है, ओनरशिप वाली दोस्ती, जहां पे आप हिस्सेदारी लेते हैं। इक्विटी कैपिटल में आप कंपनी के मालिक का थोड़ा हिस्सा बन जाते हैं। प्रॉफिट हो तो पार्टी, लॉस हो तो बात होप करना कि आगे लॉस कवर हो जाएगा। इसके इंस्ट्रूमेंट कैसे हैं, इक्विटी शेयर्स और दूसरा है प्रेफरेंस शेयर्स। देखो दोनों का मतलब देखो शेयर होल्डिंग ही होता है कंपनी में, हिस्सेदारी। इक्विटी शेयर्स क्या होता है, जो आप बाहर से भी खरीद सकते हैं, किसी डीमेट अकाउंट, किसी भी नॉर्मल डीमेट अकाउंट के थ्रू आप इक्विटी शेयर्स कर सकते हैं। बट प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स आपको जब मिलते हैं जब आप कंपनी में डायरेक्ट रीच आउट करते हो, जब आप उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हिस्सा बनते हो, तब आपको प्रेफरेंस शेयर्स मिलते हैं। और या फिर आपको ई शॉप्स का नाम सुना होगा कि कुछ कंपनी में उधर के एम्प्लॉयज को, कंपनी के एम्प्लॉयज को प्रेफरेंस शेयर मिल जाते हैं। तो ये हालांकि है तो हिस्सेदारी, पर इनमें थोड़ा सा डिफरेंसेस है, मैं उसके बीच में नहीं जाऊंगा। आपको अगर ज्यादा अच्छा लग रहा है इसके बारे में जानना तो आप चैट जीपीटी, गूगल कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि वरना वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है, दिक्कत वो आ जाती है। इसका एडवांटेज क्या है, रीपेमेंट प्रेशर नहीं रहता, पहली बात तो ठीक बात है। फायदा होगा तो देंगे, नहीं हुआ तो नहीं देंगे। इंटरेस्ट फिक्स नहीं होता, कोई आपको ऐसा नहीं है कि भाई इतना परसेंट आपको देना ही देना है रिटर्न। आपको अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ, इक्विटी शेयर्स में प्रॉफिट आया, बोनस अच्छा आया तो हम देंगे भाई लोगों को पैसा, नहीं आया तो नहीं देंगे। डिसएडवांटेज क्या है, ऑनरशिप डाइल्यूट हो जाती है भाई। मतलब पहले कंपनी में मान लो मेरा स्टेक होल्डर, मैं शेयर होल्डर था 80% का, आज मैंने शेयर्स इशू कर दिए तो 20% के मैंने शेयर मार्केट में चला दिए, तो अब मेरे पास कितनी शेयर होल्डिंग रह गई, ओनली 60%, तो मेरी ऑनरशिप डाइल्यूट हो गई। प्रॉफिट भी शेयर करना पड़ता है। अब सिंपल सी बात है, मेहनत करे मुर्गा अंडा खाए फकीर, वो वाला हिसाब हो जाता है कि मेहनत कर रहा है कंपनी में, कंपनी के एम्प्लॉयज, कंपनी का बिजनेस ओनर, बट एक स्लीपिंग पार्टनर की तरह आपने इक्विटी शेयर्स खरीद लिए और आप उस प्रॉफिट के हिस्सेदार हो, तो ये एक बात हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए शादी, इक्विटी एक शादी है, प्रॉफिट एनिवर्सरी है, और लॉस जो है उसका साइलेंट ट्रीटमेंट होता है। अब डेट कैपिटल क्या है भाई, ये लोन वाली दोस्ती है। डेट में ऑनरशिप नहीं मिलती है, बस इंटरेस्ट मिलता है, इमोशंस नहीं मिलते। जैसे आपने अभी बॉन्ड्स के नाम बहुत सुने होंगे, विंट वेल्थ है, स्टेबल है, ये सब बहुत ज्यादा आ रहे हैं इंडिया में। अब बॉन्ड का कल्चर काफी बढ़ रहा है, लोग इसके बारे में अवेयर हो रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, आप कंपनी की रेटिंग देखते हैं क्रिलिक वगैरह पे कि भाई इसका स्टेबल कितना है, कितना इसका पैट है, आप किसके फाइनेंशियल्स पढ़ते हो, और उसके बेसिस पे आप कंपनी को उधार देते हो। कंपनी आपसे उधार लेती है, उसके बदले में वो आपको रीपेमेंट शेड्यूल देती है कि भाई इस तारीख को मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा, इस तारीख को मैंने जब इंटरेस्ट कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको प्रिंसिपल लौटा दूंगा इस फिक्स रिटर्न के साथ। तो चाहे कंपनी को लॉस हो चाहे फायदा हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। रिस्पेक्टिव ऑफ दैट वी विल गेट अ फिक्स रिटर्न ऑन आवर इन्वेस्टमेंट। इसके एग्जांपल्स कौन से हैं, बॉन्ड्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, या बैंक लोन्स हो गए। एडवांटेज क्या है, कंट्रोल सेफ रहता है, और इंटरेस्ट जो इसमें मिलता है वो टैक्स डिडक्टेबल होता है। डिसएडवांटेज क्या है, फिक्स पेमेंट ऑब्लिगेशन रहती है, और डिफॉल्ट मतलब अगर कर दिया बंदे ने तो सीधा ट्रबल, कि भाई आपका पैसा लेके बंदे ने सीधा अगर मान लो डुबा दिया तो फिर आप कुछ नहीं मिलने वाला आपको, जब तक उसके एसेट नीलाम नहीं होते तब तक। अगर कोलेटरल बैक्ड बॉन्ड है तभी तो, अगर कोलेटरल बैक्ड बॉन्ड नहीं है तो फिर वो भी भूल जाओ। सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड में ही पैसा लगाना, ये एक एडवांटेज के ऊपर बता रहा हूँ। ये वीडियो के दरअसल अलग सी बात है, ये वीडियो के अलावा एक क्या है मेरा फंडा, मनी फंडा। तो जब भी आप किसी बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हो, पहले तो उसकी क्रेडिबिलिटी देखो, किस कंपनी में आप पैसा लगा रहे हो, उसकी रेटिंग देखो, क्रिलिक पे क्या रेटिंग है, क्रिस्टल पे क्या रेटिंग है। वो रेटिंग मत देखना जो तुम्हें बॉन्ड प्रोवाइडर करा रहा है, वेंट दे रहा है, वो नहीं, अपने आप से थोड़ी रिसर्च करना। थर्ड थिंग कि वो सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड हो, वो कोलेटरल बैक्ड हो, उसके पीछे क्या कोलेटरल है, गोल्ड है या फिर कोई उसके अपने कितने एनपीएस हारे हैं, ये सब चीजें देखनी है आपको कि क्या कोलेटरल है, उसके पीछे क्या मॉर्गेज हो रखा है, ये सब चीजें आपने इंश्योर करनी है। एग्जाम्पल, डेट क्या है, डेट इज इक्वल टू बैंक लोन, ईएमआई मिस किया कॉल आएगा और श्योर आएगा। क्वेश्चन फोर्थ है आपका, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ प्राइसिंग ऑफ इक्विटी इश्यूज, डिस्कस द बुक बिल्डिंग प्रोसेस। इक्विटी प्राइसिंग और बुक बिल्डिंग प्रोसेस। इक्विटी प्राइसिंग का मतलब है कंपनी डिसाइड करती है कि एक शेयर की कीमत क्या होगी। आपने अक्सर देखा होगा कि एक शेयर की कीमत क्या है, कंपनी कैसे डिसाइड करती है भाई, वो डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन आए हैं, कितना नंबर ऑफ वैल्यूएशन है, कितनी उसकी नेटवर्थ है कंपनी की, उस हिसाब से
डिसाइड किया जाता है। आपने देखा होगा एमआरएफ जो एक शेयर है वो 1.5 लाख का शेयर हुआ करता था, अभी 1,24,000 चल रहा है फिलहाल की डेट में, बट वो 1-1.5 लाख का शेयर है। और वहीं पर एक शेयर है जो आपका 1-2 रुपए का भी होता है, पैनी स्टॉक्स टाइप के। तो क्यों होते हैं ऐसे ही शेयर्स? इनके ऊपर एक से पीछे रीजन है। कैसे कंपनी उसकी वैल्यूएशन करती है, कैसे उसकी बुक बिल्डिंग करती है, उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। ये डिसीजन हवा में नहीं होते बल्कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फ्यूचर ग्रोथ और मार्केट डिमांड पर बेस्ड होते हैं। प्राइसिंग मेथड कैसे होते हैं? फिक्स प्राइस मेथड इश्यूज होते हैं और दूसरा बुक बिल्डिंग मेथड होता है। तो बुक बिल्डिंग मेथड क्या है? इसमें कंपनी एक प्राइस बैंड अनाउंस करती है, जैसे 100 से लेके 120। इन्वेस्टर बिड्स लगाते हैं अपनी पसंद के प्राइस पे, जिस प्राइस पे मैक्सिमम डिमांड होती है वही फाइनल प्राइस बन जाता है। जैसे आपने आईपीओ में अक्सर देखा होगा, आप जब भी प्राइसिंग लगाते हैं आईपीओ के लिए, आप अलॉटमेंट के लिए आप अप्लाई करते हो आईपीओ के लिए, तो आप क्या करते हो? मैक्सिमम बिड तक लगाते हो कि भाई इतनी रेंज में 120, 100 से लेकर 120 रुपए तक का अगर शेयर मिलेगा तो मैं 14 शेयर ले लूंगा या 15 शेयर ले लूंगा। तो उस हिसाब से जब बोली पे मान लो अगर 100 पे खत्म हो गई बोली तो 100 में सबको मिल जाएंगे, और यदि 120 तक बोली पहुंच गई तो 120 पे सबको मिलेंगे, और अक्सर 120 तक बोली पहुंच जाती है, लास्ट लिमिट तक पहुंच जाती है। रियल लाइफ एग्जांपल समझे, शादी की शॉपिंग में बार्गेनिंग। सेलर बोलता है 2,000, बायर बोलता है 1,200, और डील कहाँ पे डन हो जाती है? 1,500 पे डन हो जाती है। बुक बिल्डिंग मार्केट को बताता है कि रियल डिमांड कितनी है। ग्रे मार्केट आपने बहुत सुना होगा, ग्रे मार्केट में ये चल रहा है, ग्रे मार्केट में वो चल रहा है। कुछ ग्रे मार्केट में कुछ नहीं चल रहा होता, वो इसी जब चीजों से एनालाइज करते हैं कि कितनी लोगों में डिमांड है, और उसके बाद आपको बता देते हैं कि भाई इतना एक्सपेक्टेड प्राइस इसका जाने वाला है। क्वेश्चन फिफ्थ, व्हाट इज एन ऑर्डर एग्जीक्यूशन सिस्टम? डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स, एक्सप्लेन द सेटलमेंट प्रोसीजर ऑफ ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूटेड ऑन द एक्सचेंज। भाई जो भी लोग डीमेट अकाउंट यूज करते हो, और मैं मानता हूं कि 80% ऑफ द पीपल जो एमबीए फाइनेंस में कर रहे हैं, दोज पीपल मस्ट हैव अ डीमेट अकाउंट, मतलब होगा भी और होना चाहिए भी। अगर नहीं है तो बहुत गलत चीज है, आप बहुत पीछे रह जा रहे हो। तो डीमेट अकाउंट के बारे में आपको थोड़ा पता रहेगा कैसे उसमें ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है। तो ऑर्डर एग्जीक्यूशन सिस्टम स्टॉक एक्सचेंज का गूगल मैप्स है, स्विगी का कॉम्बो, समझ रहे हो? गूगल मैप प्लस स्विगी कॉम्बो है। आप ऑर्डर डालो, सिस्टम मैचिंग करता है और ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आज की डेट में एक शेयर का प्राइस चल रहा है 1,600 रुपए पर शेयर के दाम। आपने क्या किया? आपने एक लिमिट लगा दी कि भाई जब 1,500 रुपए जाएगा तब मैं खरीद लूंगा। आपने जीटीटी लगा दिया फॉर एग्जाम्पल। तो जब भी आप वो प्राइस 1,500 जाएगा, आपके पास उतनी क्वांटिटी शेयर आ जाएंगी जितनी भी आपने खरीदने के लिए प्राइस में डाल रखी है, अगर आपके पोर्टफोलियो में पैसा है तो आपके वॉलेट में। टाइप्स ऑफ ऑर्डर कैसे होते हैं? मार्केट ऑर्डर, यानी जो मार्केट में प्राइस चल रहा है, अगर 1,600 रुपए पे चल रहा है तो हमने 1,600 रुपए डायरेक्ट खरीद लिया, ये तो मार्केट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर, जहां पे आपको प्राइस अपना डिसाइड करते हो कि इस प्राइस पे मिलेगा तो ही लूंगा वरना नहीं लूंगा। स्टॉप लॉस, इमोशनल सेवर, अक्सर आप देखते हो कि जो इंट्रा डे करते हैं या एफएनओ वगैरह करते हैं वो स्टॉप लॉस जरूर लगाते हैं। क्यों? कि भाई इससे नीचे मैं धोखड़ा नहीं झेल पाऊंगा, अगर आज की डेट में 5% से नीचे जाएगा तो आज के बाद मैं 5% ही लॉस झेलूंगा इस शेयर पे पर्टिकुलर पे, और उससे ज्यादा लॉस झेलने की कैपेसिटी मेरे अंदर नहीं है। फिर आईओसी ऑर्डर, अभी वरना कैंसिल, अभी हो वरना कैंसिल कर देंगे। तो सेटलमेंट प्रोसीजर कैसा होता है? इंडिया में T+1 सिस्टम चलता है, ट्रांजेक्शन प्लस एक दिन सेटलमेंट ऐसी होती है। तो अगर आपने भी देखा होगा, आपने जब बेचा होगा, जिस दिन आप बेचते हो उस दिन आपके पैसे आप विड्रॉल अपने अकाउंट में नहीं कर पाते हो, अगले दिन 10 बजे आप विड्रॉल कर पाते हो। हालांकि मार्केट 9:30 बजे खुलता है, 9:15 पे खुलता है, बट आप अपना पैसा 10 बजे निकाल पाते हो। तो सेटलमेंट आपका T+1 पे चलता है। पैसा एंड शेयर्स एक्सचेंज होते हैं जब, तो उसमें आपके वीकली यानी सैटरडे संडे काउंट नहीं होते। अगर आपने फ्राइडे बेचा है तो आप उसे कब निकाल पाओगे? मंडे 10 बजे, ठीक है। ऑनलाइन शॉपिंग, पेमेंट टुडे, डिलीवरी टुमारो, समझ में आ गई? वैसा ही चलता है ये। तो क्वेश्चन 6 है हमारा, व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस? डिस्कस द assumption ऑन विच इट इज बेस्ड, डिस्क्राइब द डाउ थ्योरी एंड एलियट वेव थ्योरी। तो टेक्निकल एनालिसिस और डाउ थ्योरी और एलियट वेव थ्योरी को हम पढ़ेंगे। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब है चार्ट्स, प्राइस और वॉल्यूम देखकर फ्यूचर प्रेडिक्ट करना। ये ट्रेडर का हॉरोस्कोप होता है। तो अगर आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग बहुत सारे सेटअप बना के घूम रहे होते हैं कि भैया इसकी चार्ट क्या चल रहा है, क्या कैंडल चल रही है, कितने लोग डिप कर रहा है, कितना क्या कर रहा है। तो ये सब चीजें मॉडल होती है। अब हर बंदा तो ये चीजें नहीं पढ़ पाता, तो क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं,
अपने किसी ब्रोकर्स की सलाह लेते हैं जिनको इसके बारे में जानकारी है उसकी तरह। देखो फ्यूचर्स में 90% लोग लॉस ऐसे ही नहीं कर रहे हैं। क्या होता है कि आप कुछ यूट्यूब वीडियो देख के, कुछ सीखो ऐप देख के 1 रुपए का, उसके बाद आप चले जाते हो फ्यूचर करने। भाई फ्यूचर कोई नहीं करना, फ्यूचर एंड ऑप्शंस हर बच्चे का खेल नहीं है। ट्रेडिंग संभल के करी जाए, इन्वेस्टमेंट कीजिए डीमेट में, बट आप फ्यूचर अगर फ्यूचर में चले गए, आप कॉल और पुट लेने लगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो यही पड़ता है। अजम्पशन, मार्केट सब कुछ रिफ्लेक्ट करता है। अजम्पशन हमारी ये है, प्राइसेस ट्रेंड फॉलो करती है, हिस्ट्री रिपीट होती है। तो ये हमारे साथ चलता है, हम इसी अजम्पशन पे काम करते हैं कि भाई जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि गोल्ड अपने हाई पे 16 तक गया है, तो हम ये जम करते हैं कि भाई आने वाले समय में वो 16 को फिर टच कर जाएगा, यानी 1,60,000 फिर हो जाएगा। और वही हुआ, अभी कल तक जो गोल्ड 1,54,000 चल रहा था वो आज 1,60,000 चला गया है। तो अजम्पशन क्या है कि हर साल ये बढ़े जा रहा है और आगे भी बढ़ता ही चला जाएगा। इसी बेसिस पे तो आप खरीद रहे हो कोई भी शेयर या कोई भी इक्विटी में पैसा, आप यही सोच के तो लगा रहे हो कि भाई इस दर से बढ़ता है और इसीलिए हम खरीद रहे हैं। और जो लो जा रहा होता है उसको हम नहीं खरीदते, क्योंकि हमें लगता है कि भाई अब इसका लोअर फेस है और ये अब नहीं खरीदना चाहिए, इसमें हमारे लिए आगे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। अब डाउ थ्योरी क्या बोलती है? मार्केट 3 ट्रेड में मूव करता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और माइनर। लाइफ एग्जांपल जैसे वेट लॉस जर्नी, ओवरऑल ट्रेंड ध्यान में रखो। ठीक है। एलॉट वेव थियरी क्या बोलती है? मार्केट इमोशंस के वेव्स में चलता है, 5 अपवर्ड 3 डाउनवर्ड। एग्जाम से पहले कॉन्फिडेंट, रिजल्ट से पहले पैनिक। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चरल ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। डिस्कस द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ म्यूचुअल फंड। भाई म्यूचुअल फंड सही है, जरा पढ़ लेते सही है कि नहीं है। म्यूचुअल फंड्स का स्ट्रक्चर, प्रोस एंड कॉन्स क्या है? तो म्यूचुअल फंड्स मतलब सबका पैसा मिला के एक जगह इन्वेस्ट करना। भाई हर बंदा, मैंने क्या बोला, आप हर बार आप नहीं कर सकते ये चीजें, आपको नहीं है जानकारी डीमेट की, आपको नहीं जानकारी, आपको नहीं रिस्क लेना, तो आप क्या करते हो, म्यूचुअल फंड में लगा लेते हो। आपके बिहाफ पे एक फंड मैनेजर आपका पैसा लेकर, आप सभी का पैसा लेकर इन्वेस्टमेंट करता है और बहुत अच्छे से उस पैसे से पैसा बनाता है और जिसका बेनिफिट आपको भी मिलता है। तो स्ट्रक्चर, स्पॉन्सर होता है, ट्रस्टी होता है, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस लगते हैं, फंड मैनेजर होता है जो रियल ड्राइवर, जो आपके फंड्स को अलोकेट करता है कि भाई हाँ इसका पैसा लेके मेरे को एनटीपीसी में लगाना है, थोड़ा प्राइवेट बैंक में लगा दूंगा, थोड़ा सरकारी बैंक में लगा दूंगा, थोड़ा एनर्जी में लगा दूंगा, और कुल मिला के फिर इस पोर्टफोलियो को बना के दे दूंगा कि भाई इस % पे ग्रोथ हो सकती है, और हो जाएगी तो बढ़िया है, बल्ले बल्ले एसआईपी डालो, मजे लो, पैसा कमाओ। प्रो क्या है? डाइवर्सिफिकेशन, यानी आप अपना पैसा किसी एक कंपनी पे नहीं लगाते। जब आप नेवर पुट ऑल ऑफ योर एग्स इन अ सिंगल बकेट, ये हम 11वीं क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं पर समझ हम आज भी नहीं पाए। क्या मतलब है इसका? भाई कभी भी अपने सारे अंडों को एक बकेट में मत डालना, बकेट गिरी सारे अंडे फट जाएंगे। तो क्या करना है, हमने कुछ अंडे इस बकेट में डालने, कुछ अंडे हमने अपने पतवे में रखने, कुछ अंडे हमने कढ़ाई में रखने। भाई बकेट गिर गई तो गिर गई, कुछ अंडे हमारे कढ़ाई में पड़े हैं ना। तो वही बात है, इन्वेस्टमेंट जगह जगह डालो। मैं तो कह रहा हूँ म्यूचुअल फंड में भी मत डालो सारा पैसा, कुछ म्यूचुअल फंड में डालो, कुछ इक्विटी में डालो, कुछ बॉन्ड्स में डालो, कुछ एफडीज में डालो, और कुछ पैसा आपका ना सेविंग अकाउंट में भी रहने दो। सब जगह पैसा फैला के रखो ताकि कहीं पर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आपका पैसा एक जगह सेफ रहे कि भाई यहां डूब भी गया तो क्या हुआ, मेरे पास और ऑप्शन तो है। अब आप मान लीजिए सारा पैसा उठा के किसी एक शेयर पे लगा दें, हालांकि वो रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी है, भाई क्या भरोसा कल को रिलायंस के साथ अगर मान लो कोई दिक्कत आ जाए तो फिर आपका पैसा तो डूब जाएगा ना, तो आप नहीं लगा सकते उस पर सारा पैसा। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, अब क्या है भाई म्यूचुअल फंड्स में, भाई आपको वो जानकारी नहीं हो सकती पर जो आपका फंड मैनेजर है, ही इज एन एक्सपीरियंस गाय, जो ये काम सालों से कर रहा है, उसको इसकी रत्ती रत्ती पता है कि कैसे काम करना है, तो आपको एक्सपीरियंस मिलता है। एक्सपीरियंस की जो है प्राइसलेस होती है, तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिलती है। एसआईपी की कन्वीनियंस, आपको इकट्ठे पैसा नहीं लगाना लमसम, आप क्या करते हो 2-2 हजार रुपए की, 4-4 हजार रुपए की, इनफैक्ट 500-500 रुपए की एसआईपी भी कर सकते हो आप। तो आप क्या करते हो, हर महीने की आप एसआईपी डाल देते हो। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। कौन क्या है, नुकसान क्या है भाई? मार्केट का रिस्क, मार्केट रिस्क आपने लिए, आज म्यूचुअल फंड लिए और कल को पता लग रहा है कोरोना जैसी कोई भयंकर महामारी आ गई,
या ट्रम्प भैया का फिर से दिमाग खराब हो गया, ट्रम्प भैया ईरान के बदले आज इराक पे भी हमला करने चले गए। उनका भरोसा नहीं रहता ना, वो आजकल थोड़े बौखलाए घूम रहे हैं ट्रम्प बाबू, तो वो कुछ भी करते हैं। तो क्या हो गया, आपने पे तो डाले पैसे और अगले दिन ट्रम्प ने हमला कर दिया ईरान पे और फिर सारा मार्केट नीचे आ गया। भाई सारा मार्केट नीचे आएगा तो आपका म्यूचुअल फंड भी नीचे आएगा, पर फिर आपने घबराना नहीं है, आपने अपने एसआईपी कंटिन्यू रखनी है। कोई भी चीज यहाँ पे स्थायी नहीं है, यानी अच्छे दिन है तो बुरे दिन भी आएंगे, बुरे दिन है तो अच्छे भी आएंगे, बस इसी को सोचकर आपने कंटिन्यू रखना है अपना आपको, और आप एक दिन देखेंगे अल्टीमेटली आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा और आप बहुत अच्छे पैसे के अपने हाथ में लेके बैठे होंगे। तो वही बात है। एक्सपेंस रेशो, भाई आप क्या है, जब आप इक्विटी शेयर में खुद से पैसा डालते हो तो आपको कोई चार्जेस नहीं देना होता अपार्ट फ्रॉम ब्रोकरेज और एसटीटी चार्जेस जो हमारे लगते हैं गवर्नमेंट के। बट यहाँ पे आपको हर साल के कुछ पैसे देने पड़ते हैं एक्सपेंस रेशियो के तौर पे, जो 1% से लेके 4% तक के हो सकते हैं, जो आपके यूजुअली एएमसी चार्ज करती है, जो आपके फंड मैनेजर्स चार्ज करते हैं आपको आपके बिहाफ पे आपके पैसे को पैसे से बनाने के लिए। नो गारंटीड रिटर्न्स, इसमें कोई गारंटी नहीं है। अगर मान लीजिए कल को मैंने एनटीपीसी पे आपका पैसा लगा दिया और डाइवर्स करके एक अच्छा था, बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बना दिया, बट अगर उसमें आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है तो उसमें क्या कर सकता हूँ मैं, कुछ नहीं कर सकता। मैं तो अपना हाथ हटा दूंगा, मैं पहले बोल दूंगा कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। यही लाइन बोलते हैं वो आपसे, बस थोड़ी तेज तेज स्पीड में बोलते हैं। म्यूचुअल फंड सही है, डेफिनेटली सही है, पर रिस्क तो रहता है बॉस। अब क्वेश्चन 8 की बात करते हैं। डिस्क्राइब वेरियस इन्वेस्टमेंट फिलॉसफीज एंड डिस्कस डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्टाइल। क्या भाई इन्वेस्टमेंट के पीछे क्या दिमाग चलता है, हर किसी की साइकोलॉजी अलग है, तो हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली फिलॉसफी क्या है, वैल्यू इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग किसे पकाती है, सस्ता पर सॉलिड, कि भाई मैं जो है अपनी इन्वेस्टमेंट क्या है, मैं बहुत महंगे पैसे नहीं डालूंगा इन्वेस्टमेंट में, मैं अपने 1-2 लाख रुपए डाल रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर 10 लाख रुपए है तो 10 लाख रुपए मैं कैसे डालूंगा, मैं सस्ता इन्वेस्टमेंट देखूंगा कि भाई सस्ती पर सॉलिड, इसके शेयर जो है इसकी स्ट्रांग है, वैल्यू है। ओला इलेक्ट्रिक, आने वाला टाइम ईवी का है, तो मैं क्या करूंगा, मैं को पता है भाई कि आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक बैटरी स्कूटी बहुत चलने वाली है, तो क्यों ना ओला और एथर के शेयर खरीद लिए जाए। हालांकि वो सस्ते भी है, उनपे मैं लूंगा, पर मैं सारे पैसा उस पर नहीं लगाऊंगा। तो सस्ता और सॉलिड इन्वेस्टमेंट देखूंगा, कुछ पैसा मैं बॉन्ड्स में लगा दूंगा, कुछ पैसा मैं इन्वेस्टमेंट अपना सेविंग अकाउंट में भी रहने दूंगा, कुछ मैं एफडी डाल दूंगा। तो ये होती है वैल्यू इन्वेस्टिंग। फिर है ग्रोथ इन्वेस्टिंग, फ्यूचर का हीरो। भाई जब मैंने ईवी का एग्जांपल दिया, ग्रोथ इन्वेस्टिंग उसमें भी एग्जांपल है कि भाई आपने प्रिडिक्ट कर लिया कि आने वाला समय कैसा है। जैसे कि अब आने वाला समय हमें पता है कि भाई सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इन पे ज्यादा चलेगा, क्योंकि क्रूड का हमने पता लग गया, हमें आने वाले इस समय के दौरान हमें पता लग गया कि क्रूड पे कुछ देशों की बहुत ज्यादा रूल है कि अगर वो अपना हाथ पीछे हटा ले तो हमारे पास हम त्राही त्राही माम हो जाते हैं। जैसे ईरान ने अभी बोल दिया कि भाई हार्मोज से मैं एक भी शिप नहीं गुजरने दूंगा, तो क्या हो रहा है, हम लोग परेशान हो रहे हैं। तो उसी के लिए क्या हो रहा है, अब हम लोग किस पे फोकस करेंगे, ईवी पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो इसी के चक्कर में हम क्या करेंगे, हम ग्रोथ ईवी सेक्टर्स में अपना पैसा डालना स्टार्ट कर दें, फिर हमें क्या पता लगेगा कि भाई ईवी सेक्टर बढ़ेगा, हमारा पैसा भी बढ़ेगा, बस। फिर है इनकम इन्वेस्टिंग, रेगुलर कैश फ्लो। अब इनकम इन्वेस्टिंग का एक सबसे बड़ा एग्जांपल है बॉन्ड्स। भाई आपके पास 5 लाख रुपए पड़े हैं, आप सोच रहे हो कि भाई मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, मुझे हर महीने रेगुलर इनकम चाहिए, हर महीने मुझे इसके इंटरेस्ट खाना है, तो आप क्या करोगे, 5 लाख के आप डाइवर्सिफाई करके बॉन्ड्स ले लोगे। फिर क्या होगा, हर महीने आपको उसका इंटरेस्ट मिलता रहेगा, ठीक है। एक समय के बाद आपको साल 1.5 साल बाद उसका बॉन्ड का प्रिंसिपल भी मिल जाएगा, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इनकम में इन्वेस्टिंग आ रही है, रेगुलर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, आपको रेगुलर कैश फ्लो आ रहा है, रेगुलर आपको पैसा मिल रहा है टुकड़ों टुकड़ों में, बस। स्टाइल्स, कंजर्वेटिव स्टाइल। हाँ, 2 तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं, बल्कि मैं कहूंगा तो 3 तरह के होते हैं, 2 तरह के भी नहीं होते। एक तो होता है चल भाई कर जाएगा, देखा जाएगा, ठीक है, ले बाद में देख लेंगे कैसे करना है, इकट्ठे 10 लाख रुपए लगा दिए और पता नहीं क्या है भाई, उनकी भी सोच है, वो ही पैसा बनाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो डुबाते हैं। 10 लाख रुपए लगा दिए सीधा और चोट लेके टपैक, देख लेंगे अपन क्या होगा। लगा दिया भाई ने 10 लाख रुपए, अब मान लो 2% भी बढ़ गया 10 लाख का, तो कितना बढ़िया बन गया, ठीक बात नहीं है, वही बात होती है। अब एक बंदा है वो क्या है, कंजर्वेटिव, कि भैया नहीं आज लगाऊं नहीं लगाऊं, मार्केट कैसी है, कैंडल कैसा है, अरे यार यहाँ नहीं लगाऊंगा,
ठीक है आज 2,000 रुपये लगाता हूँ, फिर 2,000 रुपये लगाता हूँ, फिर 2,000 रुपये लगाता हूँ, फिर 2,000 रुपये लगाता हूँ, वो भी ठीक, कोई गलत नहीं, कोई सही नहीं है, सब बढ़िया है। बैलेंस वाला कौन है सबसे परफेक्ट, ना कंजर्वेटिव अच्छा है ना अग्रेसिव अच्छा है, बैलेंस इज द बेस्ट। यहाँ पे आपको ना ज्यादा मिलेगा ना कम मिलेगा, पर सही मिलेगा। जो अपने आप को डाइवर्सिफाई करे, कुछ बॉन्ड्स में लगाए, कुछ एफडीज में लगाए, कुछ सेविंग में लगाए, कुछ इक्विटी में लगाए, कुछ के म्यूचुअल फंड्स ले, कुछ के क्रिप्टो में डाले, मतलब हर जगह आपने अपने पर फैला दिए, वो वाली बात हो जानी चाहिए। अभी आपने एक मैसेज देखा होगा मेरा ही आया था, वो भी मैं भी थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, ठीक है। डीमेट एग्जाम्पल के तौर पे वैल्यू घर का खाना, ग्रोथ न्यू कैफे का एक्सपेरिमेंट करना, और इनकम टिफिन सर्विस। फाइनल वन लाइनर, इन्वेस्टमेंट भी लाइफ जैसी होती है, समझ के ली तो सुकून है, बिना समझे ली तो लसन। दोस्तों यहाँ पे हम अपना ये वाला वीडियो खत्म करते हैं, ठीक है। और आपको होप ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा हमारा। अब हम एक और वीडियो बना देंगे इसी के रिगार्डिंग आपके लिए, जिसमें हम आपको सेकंड MPF7 का एक और पेपर डिस्कस करके आपको दे देंगे। तो ये तो हमारे टॉप 8 क्वेश्चन हमने आपसे डिस्कस कर लिए, और बाकी 8 क्वेश्चन हम आपके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे पार्ट 2 में। तो ठीक है दोस्तों, टाटा बाय बाय, ओके टाटा बाय बाय, बाय बाय, लव यू ऑल, यू आर माय फ्रेंड्स। ऐसी बकवास मैं करता ही रहूंगा, पर आप इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई लव यू ऑल।